जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल्स के लिए साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। AK-203 असॉल्ट राइफल्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया ने भारत को सौंपे 4 लाख से अधिक A3 साइज के पेपर्स। अक्टूबर तक रोल आउट होगा तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप। CAG ने HAL को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव R&D स्ट्रेटजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस्तीफा देने की मिली धमकी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के समाप्त होने से पहले आज 27 मार्च 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिनकी वैल्यू है 2500 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन आर्मी के लिए 1801.34 करोड़ रुपीस की कीमत पर DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए भारत के स्वदेशी एंटी टैंक वेपन नाग मिसाइल सिस्टम के ट्रैक्ड वर्जन की खरीद की जाएगी। और भारत के जो ये स्वदेशी नाग मिसाइल सिस्टम का ट्रैक्ड वर्जन है जिसे नामिस के नाम से जाना जाता है, तो ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल कैपेबिलिटी के साथ साथ एडवांस साइटिंग सिस्टम के साथ भी आता है और ये अपनी इन्हेंस्ड फायर पावर के साथ दुश्मन के आर्मर को भेदने में सक्षम है। और नामिस को टैंक डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। टारगेट एक्विजिशन के लिए इसमें थर्मल इमेजेस, लेजर रेंज फाइंडर, तो इस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये अपनी हंटर किलर साइट कैपेबिलिटी के साथ 7.5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और ये पूरा प्लेटफॉर्म एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी कि जमीन के साथ साथ इसे शैलो वाटर में भी चलाया जा सकता है। और ये पूरा सिस्टम अपने साथ टोटल 12 नाग एंटी टैंक मिसाइल्स को कैरी करता है, जिनमें से 8 मिसाइल्स रेडी टू फायर मोड में हमेशा तैयार रहती हैं और जबकि 4 स्टोरेज में रहती हैं। हालांकि आज के इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने नामिस वेपन सिस्टम्स को लिया जाना है तो इसका खुलासा नहीं किया गया है। बाकी इसके अलावा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो है 5000 लाइट व्हीकल्स के लिए। और इसके तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से इन लाइट व्हीकल्स को खरीदेगी, जो कि 800 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होंगे और इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस हर तरह के टेरेन और ऑपरेशनल कंडीशंस में इस्तेमाल करेगी। और जो व्हीकल्स लिए जाएंगे ये पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए होंगे। और वैसे आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की सर्विस में ऑलरेडी फोर्स मोटर्स और महिंद्रा द्वारा बनाए गए कई अलग अलग तरह के व्हीकल्स इस्तेमाल किए भी जा रहे हैं। कल 26 मार्च 2025 को चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO और इंडियन नेवी ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई VLSR-SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो उसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया था। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस उड़ान परीक्षण के दौरान इस मिसाइल को एक लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया और जिसमें इस मिसाइल ने वेरी क्लोज रेंज और लो ऑल्टीट्यूड पर एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करके दिखाया। और इस तरह से इस मिसाइल सिस्टम ने नियर बाउंड्री लो ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी को स्टैब्लिश किया, यानी कि ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें जो मिसाइल है वो ग्राउंड के बेहद ही करीब उड़ान भर रहे टारगेट को भी इफेक्टिव तरीके से हिट करने में सक्षम हो। और ऑफिशियली भी ये कंफर्म किया गया है कि इस टेस्ट के दौरान जो टारगेट था उसे इस मिसाइल ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बेहद ही क्लोज रेंज पर टारगेट को सफलतापूर्वक इंगेज करने के लिए इस मिसाइल ने सभी जरूरी हाई टर्न रेट भी एग्जीक्यूट किए थे, जिसमें इस मिसाइल की एजिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इन सभी को सफलतापूर्वक और इफेक्टिव तरीके से स्टैब्लिश किया गया। और इस टेस्ट को कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी वेपन सिस्टम एलिमेंट्स को तैनात किया गया, जिनमें मिसाइल में इस्तेमाल किया गया स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मल्टी फंक्शन रेडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम, ये सभी शामिल हैं। और इन सभी सिस्टम्स ने उम्मीदों के अनुसार बेहतरीन परफॉर्म किया है। बाकी आपको बता दें कि जो VLSR-SAM है वो एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे DRDO ने इंडियन नेवी के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इसे मुख्य रूप से नेवी की वॉरशिप्स की क्लोज इन डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि ये शॉर्ट रेंज और लो ऑल्टीट्यूड पर भी हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, तो इस तरह के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो। और चूंकि ये सिस्टम वर्टिकल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है तो इसी वजह से ये 360 डिग्री की कवरेज देता है, यानी कि इसमें लॉन्चर को रीपोजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें इस्तेमाल किया गया एक्टिव रडार सीकर अस्त्र BVR मिसाइल से ही डिराइव किया गया है। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है और ये बराक 1 जैसे सिस्टम्स का पूरी तरह से स्वदेशी और एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव भी है, जो कि बराक जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में स्थित भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 असॉल्ट राइफल की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 30% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है और 30% तक के स्वदेशी कंपोनेंट्स वाली पहली AK-203 असॉल्ट राइफल की टेस्टिंग की वीडियो भी ऑलरेडी सामने आई है। और 26 मार्च को नई दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित FTS फ्यूचर टेक्नोलॉजी समिट 2025 के दौरान आर्मी ऑफिशियल ने AK-203 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात करते हुए बताया है कि स्वदेशीकरण को प्राप्त करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है
और उनकी तरफ से भी बताया गया कि AK-203 असॉल्ट राइफल के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स रशिया ने भारत को दिए थे, तो उसमें A3 साइज़ के 4.1 लाख पेपर्स हैं। तो फिर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक राइफल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के 4.1 लाख पेपर्स हैं और वो भी A3 साइज़ में, तो ये टेक्नोलॉजीज़ भी कितनी कॉम्प्लेक्स है। और इसलिए अगर आप एक सीरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एब्जॉर्प्शन और इंडिजनाइजेशन चाहते हैं तो इसमें समय लगता है। HAL की फंक्शनिंग शॉर्टकमिंग्स की समीक्षा करते हुए CAG की तरफ से कहा गया है कि एक वेल प्लान्ड लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता है और इस बात पर जोर दिया कि HAL को तत्काल ही रिएक्टिव से प्रोएक्टिव R&D स्ट्रेटजी में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है ताकि नेशनल डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स और मार्केट रिक्वायरमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को सीमलेसली अलाइन किया जा सके। और CAG ने HAL द्वारा अनिवार्य प्री प्रोजेक्ट प्रोसेसेस के पालन में अलग अलग खामियों को उजागर किया है और जिसमें 32 में से 18 प्रोजेक्ट्स में PFR यानी कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स एब्सेंट थी और जबकि 32 में से 29 परियोजनाएं ऐसी थी जिसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की कमी थी और जबकि 21 परियोजनाओं में टेक्नोलॉजी गैप एनालिसिस की कमी पाई गई है, जो कि तकनीकी कमियों को पहचानना और रिस्क को कम करना तो इस मामले पर HAL की एबिलिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जैसे कि गैस टर्बाइन इंजन, एयरक्राफ्ट टू एवियोनिक्स अपग्रेड, स्वदेशी हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट, तो इन सभी में होने वाले डिले पर भी अपनी चिंता व्यक्त करी है और इन सभी के लिए इनएफिशिएंट प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस और शिफ्टिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, तो इन सभी को जिम्मेदार ठहराया है। और कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया कि HAL को हर एक प्रोजेक्ट के लिए PFR, DPR और TGA की तैयारी को जरूरी बनाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली पॉलिसी का सख्ती से पालन करना चाहिए। और इसके लिए कमेटी ने HAL को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वेंडर्स दोनों के ही साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने का भी आग्रह किया है ताकि जो प्रोक्योरमेंट से संबंधित डिलेज हैं वो कम हो सकें और क्रिटिकल कंपोनेंट्स हमको समय पर उपलब्ध हो सकें। और तो और भारतीय रक्षा मंत्रालय को भी टेस्ट बेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्ली स्टेज डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड फंडिंग अलोकेट करने के लिए कहा गया है ताकि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले जो जरूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो सुनिश्चित हो सकें। और साथ में कमेटी का यह भी कहना है कि HAL को एडवांस मटेरियल रिसर्च और स्वदेशी 3D टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ पर भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। और वैसे आपको एक अपडेट और दे दें कि 7वां तेजस मार्क 1 फाइटर भी रोल आउट हो चुका है और जबकि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप इस वर्ष अक्टूबर तक रोल आउट हो सकता है, फिर जिसके बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो अगले वर्ष की शुरुआत में कंडक्ट की जाएगी। और हाँ, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए इंजन कहां से आएगा, तो आपको क्लियर कर दें कि 2023 तक तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन की 8 यूनिट्स ऑलरेडी HAL को डिलीवर की गई थी और बाकी के इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही बनाए जाने, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप जल्द ही दिया जाएगा। 25 मार्च से ईस्टर्न सेक्टर में आयोजित की गई एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार आज 27 मार्च को समाप्त हो चुकी है और जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एलिमेंट्स शामिल हुए थे। और इस प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज की खास बात यह थी कि इस बार इस कॉम्बैट ड्रिल को फ्यूचर वॉरफेयर को सिमुलेट करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था और हाई ऑल्टीट्यूड टेरेंस में कंडक्ट की गई इस एक्सरसाइज के दौरान लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट से लेकर आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स, UAVs, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, स्वार्म ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, प्रिसिशन आर्टिलरीज, स्पेस बेस्ड एसेट्स, तो इन सभी को इस्तेमाल किया गया था। और इसी एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल सूरज सिंह के साथ ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने Su-30 MKI फाइटर जेट से एक शॉटी भी कंडक्ट करी थी। और चाइनीज बॉर्डर के पास कंडक्ट की गई इस प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज में 50,000 से अधिक सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा एक और बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ जो लेह बेस 14 कोर है, तो उसके अंडर में एक नई 72 इन्फेंट्री डिवीजन को रेस किया जाएगा और वास्तविक रूप से इसे 2017 में 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए अप्रूव किया गया था और ये डिवीजन इनिशियली पठानकोट में बेस्ड होने वाली थी। लेकिन 2020 वाले भारत चीन स्टैंड ऑफ के बाद फिर इंडियन आर्मी ने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए और जिस वजह से ये डिवीजन अब लेह बेस 14 कोर के अंडर आएगी। और इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि मैन पावर को बढ़ाने के मामले में ये कोई नई रेजिंग नहीं है, जबकि पहले जो गलवान वैली क्लैश के बाद जम्मू सेक्टर में तैनात यूनिफॉर्म फोर्स को पूर्वी लद्दाख में मूव करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इस रीडिप्लॉयमेंट से जहां लद्दाख में भारत की स्थिति मजबूत हुई थी, वहीं से जम्मू में सुरक्षा भी कमजोर हो गई थी और फिर जब जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां एकदम से बढ़ी तो फिर इंडियन आर्मी को अदर रीजन से अपनी फोर्सेस जम्मू में रीडिप्लॉय करनी पड़ी और फिर तब जाके 72 डिवीजन को माउंटेन स्ट्राइक कोर के बजाय 14 कोर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले जो यूनिफॉर्म फोर्स जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीज़न थी, जिसे जम्मू से पूर्वी लद्दाख में मूव कराया गया था, तो वापस से जम्मू कश्मीर जाएगी और उसकी जगह ये नई 72 डिवीज़न लेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि HAL ने इंडियन एयरफोर्स के साथ FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी के लिए जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ संशोधन किए हैं और HAL की तरफ से कंफर्म किया गया
कि इस संशोधन के साथ LCA Mark 1 FOC कॉन्ट्रैक्ट जो कि 23 दिसंबर 2010 में साइन हुआ था और उस समय इसकी वैल्यू थी 5,989.39 करोड़ रुपीस, तो उसे रिवाइज करके 6,542.20 करोड़ रुपीस किया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें न्यूज़ 18 की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी में कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रिजाइन देने के लिए कहा है और जनरल आसिम मुनीर पर सेना को राजनीतिक उत्पीड़न और व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। और CNN न्यूज़ 18 ने कुछ लेटर्स को एक्सेस किया है जिनके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो लीडरशिप है तो उसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स है वो ये मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाने वाली खाई में धकेल रहे हैं। यानी कि एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ही धमकी दी गई है कि रिजाइन दे दो। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर क्रैश में असिस्टेंट कमांडेंट पैनी चौधरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2021 में सोपिया में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार पिंकू कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर नटवर सिंह शक्तावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।